बिहार बोर्ड क्लास 10th के विज्ञान का 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2027 की परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो हर साल पूछा ही जाता है, जिसमें हम 25 क्वेश्चन देखेंगे ऑब्जेक्टिव, जिसमें से 5 क्वेश्चन 2027 में अवश्य आएगा। इसमें देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता क्या होगी? लेंस की क्षमता P/1/f होती है, चूंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसीलिए इसका क्षमता -5d होगा, ऑप्शन बी। लेंस की क्षमता जो होता है ना, P/1/f होती है, तो यहाँ पे अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होगी, तो -20 सेंटीमीटर होगा। तो ये क्षमता निकालने के लिए हमको -20 सेंटीमीटर को मीटर में बदल देंगे, तो जो कि -0.2 मीटर होगा। P/1/f करते थे, यहाँ निकल के आता है -5d। तो एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, इसकी क्षमता क्या हो जाएगी? -5d, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, किण्वन प्रक्रिया में ग्लूकोज के अपूर्ण अपघटन से ईस्ट में क्या बनता है? ईस्ट में क्या बनता है? अवायवीय श्वसन या किण्वन के दौरान ईस्ट ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। तो किण्वन प्रक्रिया में ग्लूकोज के अपूर्ण अपघटन से ईस्ट में क्या बनता है? तो एथिल अल्कोहल प्लस CO2, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। किण्वन प्रक्रिया में ग्लूकोज के अपूर्ण अपघटन से ईस्ट में क्या बनता है? तो एथिल अल्कोहल प्लस CO2, क्योंकि अवायवीय श्वसन या किण्वन के दौरान ईस्ट ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है। तीसरा क्वेश्चन है, Fe2O3 प्लस 2Al जो बन रहा है Al2O3 प्लस 2Fe, यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, पूछा गया। अधिक क्रियाशील एल्यूमिनियम ने कम अभिक्रियाशील लोहे Fe को उसके ऑक्साइड से विस्थापित यानी अलग कर दिया है। क्या कर दिया है कि अधिक क्रियाशील एल्यूमिनियम Al ने क्या किया कि कम अभिक्रियाशील लोहे जो Fe है उसके ऑक्साइड से विस्थापित कर यानी कि अलग कर दिया है, इसीलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, विस्थापन अभिक्रिया। ये हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। चौथा क्वेश्चन है, यदि किसी चालक तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के सीधे समानुपाती यानी R समानुपाती L होता है, इसीलिए लंबाई दोगुनी होने पर प्रतिरोध भी दोगुना हो जाएगा। प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा, ऑप्शन बी, प्रतिरोध भी दोगुना हो जाएगा। आगे जो 5 नंबर क्वेश्चन है, अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? अम्ल और क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट करके उदासीन लवण और जल का निर्माण करता है, उदासीन लवण और जल का निर्माण करता है, तो ये हो गया उदासीन अभिक्रिया यानी कि ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6 है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? मानव हृदय में शुद्ध और अशुद्ध रक्त को अलग रखने के लिए 2 आलिंद और 2 नीला सहित कुल 4 कोष्ठक होते हैं। कुल कितने कोष्ठक होते हैं? 4, तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो माइकल फेराडे ने खोज की थी कि बदलते हुए चुंबकीय क्षेत्र के कारण परिपथ में विद्युत धारा प्रेरित की जा सकती है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, माइकल फेराडे ने। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? माइकल फेराडे ने। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे या गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करती है बल्कि केवल भाप से अभिक्रिया करती है? लोहा ठंडे या तो गर्म पानी के साथ क्रिया नहीं करता, यह केवल अत्यधिक गर्म जैसे लाल तप्त होने पर भाप के साथ अभिक्रिया करके आयरन ऑक्साइड बनाता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी यानी कि लोहा Fe।
हाइड्रा में अलैंगिक जनन की मुख्य विधि कौन सी है? हाइड्रा में अलैंगिक जनन की मुख्य विधि कौन सी है? तो हाइड्रा के शरीर पर एक छोटा उभार यानी मुकुल या कली विकसित होता है, जो बाद में जनन के शरीर से अलग होकर नया जीव बनता है। तो मुख्य विधि क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी यानी मुकुलन। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की मुख्य विधि कौन सी है? तो मुकुलन। क्वेश्चन नंबर 10, हमारे हाथ और कुत्ते के अग्रपाद किस प्रकार के अंगों के उदाहरण है? ऐसे अंग जिनकी मूल संरचना और उत्पत्ति समान होती है, लेकिन अलग अलग कार्यों के लिए वे बदल जाते हैं, समझात अंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समझात अंग। तो हमारे हाथ और कुत्ते के अग्रपाद किस प्रकार के अंगों के उदाहरण है? तो समझात अंग के। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 11, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? तो समतल दर्पण हमेशा सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है, जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तब हो जाएगा ऑप्शन डी काल्पनिक यानी आभासी। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? काल्पनिक और आभासी होता है। प्रश्न संख्या 12, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है? तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार उत्तल लेंस की मुख्य फोकस दूरी हमेशा धनात्मक मानी जाती है। हमेशा क्या मानी जाती है? धनात्मक यानी पॉजिटिव। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 12 का उत्तर हो जाएगा ए धनात्मक। अब प्रश्न संख्या 13 देखते हैं, प्रकाश का वेग न्यूनतम यानी सबसे कम किस माध्यम में होता है? जिस माध्यम का अपतन जितना अधिक होता है, उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होती है। तो दिए गए विकल्पों में कौन सबसे सघन है? तो हो जाएगा ऑप्शन डी कांच में। प्रकाश का वेग न्यूनतम यानी सबसे कम किस माध्यम में होता है? तो ये ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा कांच में। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक कैसा होता है? तो कैमरे के आगे वास्तविक और छोटा प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। कैमरे के आगे वास्तविक और छोटा प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए उत्तल लेंस। फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्य कैसा होता है? तो उत्तल लेंस होता है। दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण के नजदीक चेहरा रखने पर यह सीधा और बड़ा प्रतिबिंब दिखाता है, जिससे दाढ़ी बनाने में आसानी होती है। तो हो जाएगा ऑप्शन सी अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। प्रश्न संख्या 16, प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश का सरल रेखीय गमन उसका एक मूलभूत गुण है, यानी प्रकाश किरणें गमन करती सीधी रेखा में गमन करती है। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 17 है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है? बल्ब की अवतल परावर्तक के फोकस पर रखने से प्रकाश किरणें एक शक्तिशाली और समांतर बीम के रूप में दूर जाती है। इसका ऑप्शन बी अवतल। क्या हो जाएगा? सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है? तो अवतल होता है। ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? अवतल। सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है? तो अवतल होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे तेज होती है, जो लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है, यानी कि 3 × 10⁻8 8 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 18 का आंसर हो जाएगा 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, यानी ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 19, किसी माध्यम में अपवर्तनांक म्यू का मान क्या होता है? इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, जहां आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है।
इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, साइन आई बाय साइन आर, जिसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 20, एक उत्तल लेंस को और किस नाम से जाना जाता है? उत्तल लेंस अपने से गुजरने वाली प्रकाश की समांतर किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा यानी अभिसरित कर देता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा अभिसारी लेंस। क्योंकि उत्तल लेंस अपने से गुजरने वाली प्रकाश की समांतर किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा यानी अभिसरित करती है, इसीलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 21, अवतल लेंस को और क्या कहते हैं? अवतल लेंस समांतर आने वाली प्रकाश किरणों को बाहर की तरफ फैला यानी अपसरित कर देती है, इसलिए इसको अपसारी लेंस बोला जाता है। अवतल लेंस को और क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 22, दर्पण का सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जहां भी प्रतिबिंब, यू वस्तु की दूरी और एफ फोकस दूरी है, यानी दर्पण का सूत्र जो होता है वो होता है 1/v + 1/u = 1/f, यानी कि ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। 22 का हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे क्वेश्चन है, लेंस का सूत्र होता है, लेंस के सूत्र में बीच में ऋणात्मक चिन्ह होता है जो इसे दर्पण सूत्र से अलग करता है, यानी कि इसका हो जाएगा 1/v - 1/u = 1/f, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र में एक अंतर होता है कि लेंस सूत्र में बीच में क्या होता है? माइनस होता है और दर्पण में प्लस होता है, यानी कि धनात्मक, और इसमें ऋणात्मक होता है। गोलीय दर्पण के वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी f में क्या संबंध है? लेंस के सूत्र में बीच में ऋणात्मक का चिन्ह होता है जो इसे दर्पण सूत्र से अलग करता है। यहाँ पे आगे क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी f में क्या संबंध है? तो किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी हमेशा क्या होती है? आधी होती है, तो f बराबर हो जाएगा r/2, ऑप्शन बी। गोलीय दर्पण के वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है? तो किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की हमेशा आधी होती है, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या अंतिम देखते हैं, 25, कि जब प्रकाश किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है। तो हवा एक विरल माध्यम है और कांच सघन माध्यम है। जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जाता है तो उसकी गति धीमी हो जाती है और वह अभिलंब की ओर झुक जाता है। किधर? अभिलंब की ओर झुक जाता है, यानी कि ऑप्शन बी, अभिलंब के निकट, समीप। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब मिलते हैं आगे के वीडियो में 25 क्वेश्चन के साथ। ऐसे ही आपको टोटल 300 साइंस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया जाएगा, क्योंकि सब भी है। ये 25 में से 5 गो क्वेश्चन तो गारंटी है कि 2027 में आने वाला है।